हाय। तो आपका फिर से एक बार वेलकम है हमारे चैनल मैक्स सेफ्टी एट अवैध में। तो दोस्तों, अब तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मिलता रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले देखते हैं जो लाइन हम ऊपर लिखे हैं कि व्हेन एन एक्सीडेंट ऑकर there are two types of losses that the organization may face। कि जो वर्क साइट होता है, जो कार्य क्षेत्र होता है, अगर वहां किसी तरह का भी एक्सीडेंट होता है या कहीं भी एनी एक्सीडेंट ऑकर्स, कोई भी एक्सीडेंट जो होता है, तो वहां दो तरह के लॉसेस होते हैं, दो तरह के हानि होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक्चुअली कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ कंपनी है। यानी किसी कंपनी के कार्यस्थल में अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उस कंपनी को दो तरह के लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, एक डायरेक्ट कॉस्ट के रूप में, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में। तो डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा सीधा। जरा देखते हैं जो हम डेफिनेशन आपके लिए लिखे हैं कि द मेजरेबल कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्सीडेंट, यानी ऐसा कॉस्ट जो डायरेक्टली एक्सीडेंट के बाद होता है या निकल के सामने आता है और जिसे हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेबल भी कहा जाता है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं आसानी के साथ, जिसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। Many occupational safety and health professionals use an iceberg analogy to describe these two costs। कहते हैं कि बहुत सारे जो सेफ्टी और हेल्थ के बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इन दोनों कोस्ट को एक आइसबर्ग यानी हिमखंड के से तशबीह दिए हैं। उससे मतलब इसको मैच किए हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट आर कंपेयर टू द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जैसे आइसबर्ग यानी हिमखंड जो होता है, उसकी जो टिप होती है यानी पानी से जो बाहर वाला पोर्शन होता है, वो एक तरह का डायरेक्ट कॉस्ट होता है। दीज कोस्ट आर यूजुअली विजिबल, और ये कोस्ट विजिबल होता है एंड मोर ऑब्वियस, और बहुत स्पष्ट होता है। सरल शब्दों में यूं कह सकते हैं कि दुर्घटना के बाद दो तरह के कोस्ट का कंपनी को सामना करना होता है, डायरेक्ट कोस्ट का, एक इनडायरेक्ट कोस्ट का। तो जो डायरेक्ट कोस्ट होता है ना, वो बहुत आसान होता है, विजिबल होता है, बहुत ही स्पष्ट होता है, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, जिसे हम एग्जैक्ट उसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने का हमें लॉस हुआ। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल से आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। और एक होता है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट, दोज विच अराइज इनडायरेक्टली एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट। किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जो इनडायरेक्टली कॉस्ट के रूप में सामने आता है, वो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑफन डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई प्रिसाइजली। यह साफ साफ कहा गया है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को एग्जैक्ट पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते हैं कि कितना का नुकसान हुआ, कितने का घाटा हुआ, एंड मे बी हार्ड टू आइडेंटिफाई, और उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत कठिन और मुश्किल होता है। द इनडायरेक्ट कोस्ट आर कंपेयर टू द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग। जिस तरह से एक बर्फ का जो टुकड़ा जो यानी खंड, जो जिसे हिमखंड कहते हैं, उसका आधा हिस्सा पानी में डुबा दिया जाए और आधा हिस्सा पानी से बाहर रखा जाए, तो डूबे हुए हिस्से का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितना पानी में है, कितना गल गया है, कितना बचा हुआ है, ठीक है, कितना है, उसे देखकर अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। एक्सपर्ट ऐसे ही कहते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ही टफ होता है, एग्जैक्ट इसका पता लगाया नहीं जा सकता है कि कितने का लॉसेस हुआ। इसको अनकैलकुलेबल भी कहा जाता है, और कभी कभी इसको हिडन कॉस्ट भी कहा जाता है, यानी छुपा हुआ कॉस्ट। यानी दिखता नहीं एग्जैक्ट के कितने
के लॉसेस हुए हैं, ठीक है। और बीइंग लेस विजिबल एंड ऑब्वियस, और ये बहुत कम दिखता है और बहुत कम स्पष्ट भी होता है, यानी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कंपनी के यहाँ किसी तरह का अगर दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना होने का परिणाम स्वरूप दो होता है, डायरेक्ट कॉस्ट में और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट में। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है वो बहुत ही, है ना, स्पष्ट होता है, मेजरेबल, कैलकुलेबल होता है, आसानी से हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने का लॉसेस हुआ, एग्जैक्ट उसका पता लग जाता है। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक्चुअली में एग्जैक्ट क्वांटिटीफाई हम नहीं कर सकते हैं, और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही हार्ड होता है, जैसे सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ आइसबर्ग, जिस तरह से हिमखंड का टुकड़ा जो पानी में डूबा हुआ हो, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए कहा गया कि हिमखंड का टुकड़ा जो बाहर हो और दिखता हो कि एग्जैक्ट कितना है। तो अब यहां से हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं ताकि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों ये अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, यानी दुर्घटना होने के बाद जो कंपनी को कई दो कोस्ट का जो सामना करना पड़ता है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में, या ऑर्गेनाइजेशन को जो फेस करना पड़ता है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में, या इसे हम लॉस भी कह सकते हैं, यानी कंपनी को इन्हीं दोनों लॉसों का सामना करना पड़ता है किसी दुर्घटना होने के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट को, फाइन्स इन द क्रिमिनल कोर्ट्स, क्योंकि दुर्घटना होने के बाद कंपनी को कभी कभी कोर्ट तक जाना पड़ता है, कंपनी के खिलाफ FIR भी दर्ज होता है, और कंपनी को जब कोर्ट जाना पड़ता है तो कोर्ट से कंपनी को अगर सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन हो जाए तो फाइन उन पर इंपोज किया जाता है। तो जो फाइन उस पर इंपोज किया जाता है 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। कंपनसेशन पेएबल टू द विक्टिम which is likely to be made by the insurance cover and will therefore result in an increase in insurance premiums। क्योंकि अच्छी कंपनी जो होती है उसमें सारे वर्कर्स के इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस के चलते कंपनी को जो विक्टिम यानी जो इंजर्ड व्यक्ति है उसको कंपनसेशन यानी मुआवजा देना पड़ता है, और जो मुआवजा देना पड़ता है तो एग्जैक्ट वो अमाउंट पता चलता है कि हमको कितना कंपनसेशन विक्टिम को देना है, 10 लाख देना है, 15 लाख देना है। तो इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्ट अमाउंट होता है, एग्जैक्ट होने की वजह से ये कैलकुलेबल है, और कैलकुलेबल होने की वजह से ये डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। और चूंकि इंश्योरेंस कवर होता है इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम में भी कभी कभी इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो अगर कभी कभी इंश्योरेंस प्रीमियम में इंक्रीजमेंट अगर हो गया, बढ़ गया अगर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो भी एग्जैक्ट अमाउंट होता है कि कितने का इंक्रीजमेंट होगा। तो ये भी स्पष्ट होने की वजह से डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। अगला है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में जो भी कॉस्ट होंगे, जो भी खर्च होगा किसी भी विक्टिम को फर्स्ट एड देने में, जो भी लागत आएंगे, वो भी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। वर्कर सिक पे, क्योंकि जो वर्कर इंजर्ड होता है या घायल होता है उस वर्कर को हमें सिक पे देना पड़ता है, यानी बीमार रहने के बावजूद उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो जो भी पेमेंट करना पड़ता है, तो क्योंकि वो अमाउंट एग्जैक्ट पता चलता है कि भाई एक वर्कर को 25,000 रुपया महीना देना पड़ता था या 30,000 रुपया महीना देना पड़ता था, तो वो सिक पे जो वर्कर को दिया जाएगा वो एग्जैक्ट अमाउंट होगा, और इस तरह से हमारा ये डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। एक बात और बता दें कि वर्कर अगर इंजर्ड हो जाए कार्य के दौरान ड्यूरिंग वर्क, तो हमें सिक पे भी देना पड़ता है। रिपेयर्स टू और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग्स। अब दुर्घटना होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामान हमारा डैमेज हो जाता है, कोई मशीन हमारी टूट जाती है या खराब हो जाता है, या कोई बिल्डिंग टूट जाती है, या इस तरह का कुछ भी वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कभी कभी उस मशीन को रिपेयर करना पड़ता है, या उसको या मशीन के कुछ पार्ट्स को
रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, या जो भी डैमेज इक्विपमेंट है उसको हटाकर उसकी जगह पे दूसरा लाना पड़ता है, या बिल्डिंग जो टूटी है या जिसमें क्षति आई है उसको भी सही करना पड़ता है। तो क्योंकि रिपेयर में कितना खर्च होगा, उस पार्ट के रिप्लेसमेंट में कितना खर्च होगा, जो इक्विपमेंट डैमेज है उसको दोबारा लाने में कितना खर्च होगा, तो क्योंकि ये अमाउंट एग्जैक्ट हमें पता चलता है, इस वजह से ये डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है कि लॉस्ट और डैमेज प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो हमारा लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है, सपोज डैट एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है और 2 कुंटल वहाँ आटा साना गया था बिस्किट बनाने के लिए, और किसी कारणवश उस दिन वो बिस्किट अब तैयार नहीं हो पाया, तो 2 क्विंटल जो आटा था वो हमारा क्या हो गया, बर्बाद हो गया, लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया। अब उसका क्योंकि हम बाद में बिस्किट नहीं तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमारे कंपनी के अंदर भी होता है, रॉ मटेरियल्स हमारे या कुछ मटेरियल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं, तो एग्जैक्ट उसका अमाउंट पता चलता है। जिस तरह से हम बिस्किट बनाने के लिए 2 कुंटल आटा को जो साना गया उसकी एग्जैक्ट अमाउंट होती है, कीमत होती है कि 2 कुंटल आटा कितने में आया था। तो इस तरह से ये क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि इसकी कीमत साफ साफ है, एग्जैक्ट है और इजीली एंड विजिबल भी है। लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम वाइल्स डीलिंग विद द इंजुरी। और यहाँ कहना यहाँ ये चाहते हैं कि जो आदमी या जो व्यक्ति घायल होता है, तो क्योंकि उसके साथ कुछ लोगों को भी रहना पड़ता है उसको डील करने के लिए, क्योंकि कोई भी इंजर्ड व्यक्ति हॉस्पिटल में अकेले तो रहेगा नहीं, उसको उठाने बैठाने, खाने पीने के लिए, उसके देखभाल के लिए 2-4 लोगों को रहना पड़ता है। तो इस तरह से एक तो खुद इंजर्ड व्यक्ति भी चले जाते हैं, 2-4 लोग उनके देखभाल के लिए भी चले जाते हैं, तो इस तरह से प्रोडक्शन जो टाइम होता है वो लॉस कर जाता है। इस तरह से इतने लोग जब काम नहीं करेंगे, जो इतने लोगों के काम ना करने की वजह से उतना काम हमारा जब हो नहीं पाएगा, तो वो हमारा लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम कहलाएगा। और कितना लॉस्ट हुआ ये एग्जैक्ट पता चल जाता है, इसीलिए ये हमारा इसमें शुमार किया जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ द इंजर्ड वर्कर एंड देयर रिटर्न टू वर्क। उसके बाद इस पॉइंट में कहना यह चाहते हैं कि जो इंजर्ड व्यक्ति है उसको रिहेबिलेट करना है, यानी उसको फिर से पूर्व अवस्था की तरफ लाना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है। अगर ट्रॉमा में चला गया तो उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है, क्योंकि जब एक आदमी इंजर्ड हो जाता है तो काफी उसके अंदर घबराहट, डर हो जाता है, तो उसकी काउंसलिंग से लेकर उसको रेस्ट और उसका ट्रीटमेंट सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारे हमारे कोर्स जो हैं वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। ओवर टाइम टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। अब मान के चलिए 5 वर्कर अब डेली वो काम नहीं करते हैं, तो 5 वर्कर के काम ना करने की वजह से जहां 10 वर्कर काम कर रहे थे वहां 5 ही वर्कर काम कर पा रहे हैं, तो अब 5 वर्कर का डेली काम वहां नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से 10 वर्कर जितना काम कर सकते थे, तो 5 वर्कर से उतना हम काम कराने के लिए उन 5 वर्करों से हमको ओवर टाइम लेना पड़ेगा। और जब वर्कर ओवर टाइम करेंगे तो हमें उनको ओवर टाइम यानी ओटी देना पड़ेगा, उसके लिए उसकी जो सैलरी बनती है वो देना पड़ेगा। तो कितना उसके पीछे हमको खर्च होता है, एग्जैक्ट अमाउंट, तो ये भी हमको पता चल जाता है और ये भी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत क्या क्या आएगा। पहला है लॉस ऑफ स्टाफ फ्रॉम प्रोडक्टिव ड्यूटीज इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स, अंडरटेक हॉस्पिटल विजिट्स, डील विद द रिलेटिव्स, अटेंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स, है ना। यह कहना ये चाहते हैं कि जब दुर्घटनाएं होती हैं तो बहुत सारे स्टाफ्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस टीम के साथ रहना पड़ता है, रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, और जो इंजर्ड हुए हैं उसको देखने के लिए बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है कि अभी इंजर्ड व्यक्ति का स्टेटस क्या है, क्या वो पहले से बेहतर हैं या नहीं है,
इन सब रिपोर्ट को कलेक्ट करना पड़ता है। और उनके घर वाले आएंगे, उनके रिलेटिव्स आएंगे, उनको अटेंड करना, क्योंकि भाई कोई भी इंजर्ड हो जाएगा किसी कंपनी में तो तुरंत उसके घर वाले आ जाएंगे। फिर उनके घर वालों को समझाना, बताना क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और किस तरह से अभी उसका इलाज किया जा रहा है। तो अच्छे से जब तक उनको आप नहीं समझाएंगे, डील नहीं करेंगे, तो वो लोग भी घबराएंगे। और हो सकता है कि इस दुर्घटना के खिलाफ एफआईआर हो जाए, केस हो जाए, और केस फाइल होने के बाद फिर कोर्ट में पेशी आएगी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हिडन होती हैं कि ये कब तक चलेगा, कब जाकर के सब खत्म होगा। एग्जैक्ट इसका कोई मतलब टाइम नहीं होता है, और इसलिए ये काफी हार्ड होता है इसका पता लगाना, ये कब तक ये सब जाकर के खत्म होगा या सबसे निपटारा मिलेगा। इसीलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत जाएगा। यानी इसको आइडेंटिफाई करना और क्वांटिटिफाई करना बहुत हार्ड होता है। सेकंड पॉइंट है लॉस ऑफ स्टाफ मोरल्स विच इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड इफिशियंसी। मोरल का मतलब है कि जो स्टाफ काम कर रहे थे, दुर्घटना होने की वजह से उनके अंदर भी एक डर सा पैदा होगा, वो भी काफी घबराए हुए होंगे। इस तरह से उनका जो नैतिक है ना, वो काफी बिगड़ जाएगा। और स्टाफ का मोरल अगर बिगड़ जाए तो फिर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, जिसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी यानी उत्पाद पर पड़ेगा। जब अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से क्वालिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और इफिशियंसी का मतलब जो एक बेहतर ढंग से चीजों को होना चाहिए, बनना चाहिए, वो भी नहीं बन पाएगा, हो पाएगा। तो कुल मिला के कहना यहाँ ये चाहते हैं कि अगर स्टाफ का मोरल लॉस हो जाए, यानी स्टाफ का मोरल अगर डैमेज हो जाए, तो स्टाफ जब अच्छे से काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और एफिशिएंसी तीनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और कब जाकर के स्टाफ का मोरल सही होगा या बेहतर होगा, ये कहना मुश्किल है। Of remedial action following an investigation, change of process or materials, and or the introduction of further control measures। क्या कहना ये चाहते हैं, रेमेडियल एक्शन का मतलब यह है कि जिन कारणों से दुर्घटना हुई, जिन कॉजेस के कारण एक्सीडेंट हुआ था, उन कॉजेस पर अब एक्शन लेना होगा, ताकि दोबारा इस तरह की दुर्घटनाएं न हो। और वहां जो कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट पाए जा रहे थे, जो रिस्क पाए जा रहे थे, उसको हटाया जाए। तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो रिमीडियल एक्शन रिकमेंड किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमको जिस प्रोसेस से हम काम करें थे, प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि और अधिक हमको कंट्रोल मेजर्स लेने लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब के पीछे हमारा एक समय की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम का रिक्वायरमेंट होता है, और कब तक जाकर के ये सब बेहतर होगा, तब जाकर के एक जो कॉमन वर्क चल रहा था, एज यूजुअल जो वर्क चल रहा था वो चलेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये सब काफी हार्ड है, काफी टफ है ना, और अनकैलकुलेबल है। इसकी वजह से हम इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत loss of goodwill of customers and following delays in production and fulfilling orders। अब जब क्योंकि दुर्घटनाएं होती हैं, तो दुर्घटना होने की वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा है ना, जो रिलेशनशिप होता है वो बिगड़ जाता है, जो गुडविल होता है वो बिगड़ जाता है, में डिले होगा। सपोज दैट हम किसी को कल 2 क्विंटल बिस्किट देने वाले थे, बट एक्सीडेंट हो गया आज, जिसकी वजह से कल हम उसको बिस्किट नहीं दे पाएंगे उस कस्टमर को, और उसका जो ऑर्डर है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली वो कस्टमर भी काफी अर्जेंट रिक्वायरमेंट को लेकर के आया था, जो उसको आगे की पार्टी को माल सप्लाई करना था। डेफिनेटली अब वो आगे माल सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उसका जो कस्टमर्स हैं वो बिगड़ेंगे, वो टूटेंगे। तो डेफिनेटली अब ये कस्टमर आपसे टूटेंगे, तो डेफिनेटली इस तरह से कस्टमर के साथ जो गुडविल होता है वो लॉस होगा। तो ये आपका डेफिनेटली इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आएगा।
अगला है एक्टिवेशन ऑफ पेनाल्टी क्लॉजेस फॉर फेलिंग टू मीट डिलीवरी डेट्स। हो सकता है कि जिस डेट पर जो माल या जो प्रोडक्ट को डिलीवर करना था आपने डिलीवर नहीं किया, तो आगे के जो भी कंपनी है या जो भी कस्टमर्स हैं उनको काफी लॉस हो सकते हैं, और जिसकी वजह से वो एक पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है कि आपके माल ना आने की वजह से हमको इतने लाख का नुकसान हुआ है, इतने लाख का घाटा हुआ है। अब ये कितने का इम्पोज करे, कैसे करे, क्या करे, तो ये सारी चीजें इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये काफी हार्ड होता है, अनकैलकुलेबल होता है, ये इजीली विजिबल नहीं होता है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत जाएगा। डैमेज टू पब्लिक इमेज एंड बिजनेस रेपुटेशन। पब्लिक इमेज इस तरह से डैमेज होता है क्योंकि जो लोग काम करते हैं अल्टीमेटली वो पब्लिक ही होते हैं, और जब मीडिया हाउस में ये खबर छपेगी कि फला कंपनी में दुर्घटनाएं हुई और इतने लोग इंजर्ड हुए या इतने लोग फैटल हुए, तो डेफिनेटली ये पब्लिक के अंदर जाने के बाद पब्लिक उस कंपनी से फिर डरेंगे, और उस कंपनी के प्रति उसका एक सही जो सोच होती है वो नहीं रहेगी। इस तरह से जो पब्लिक इमेज है वो डैमेज हो जाएगा, और बिजनेस रेपुटेशन भी क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। लोग उनके साथ बिजनेस करना नहीं चाहेंगे, नए कस्टमर जुड़ेंगे नहीं, और जो पुराने कस्टमर्स हैं वो भागेंगे। तो इस तरह से उनका जो बिजनेस रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगा मार्केट में। तो ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, क्योंकि जो ये बिजनेस रेपुटेशन और पब्लिक इमेज खराब हुआ है, कब जाकर के सुधार होगा, कब सही होगा, कब लोग फिर इसको पहले जैसा समझेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो ये कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत जाएगा। डैमेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड परहैप्स लीडिंग टू इंडस्ट्रियल एक्शन। और कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो भी डैमेज हो जाता है, और कभी कभी इंडस्ट्रियल एक्शन की तरफ भी जाता है, यानी स्ट्राइक्स हो रहे हैं। यानी जो भी वर्कर्स आपकी कंपनी में काम करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, कंपनी का नाम लेके मुर्दाबाद, इस तरह की नाराबाजी करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, तरह तरह के डिमांड करने लगते हैं, तो ये सारी चीजें भी काफी टफ हो जाती है कंपनी को हैंडल करना, और कब तक ये सब चलेगा इनको कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसका टाइम स्केल निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत जाएगा। अब मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में करके यहाँ आपको दिया हूँ, ताकि आप इजीली अगर नोट्स वगैरह बना सकें तो बना सकते हैं। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट में अगर आपको याद करना है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, सिक पे है, रिपेयर इक्विपमेंट है, लॉस्ट और डैमेज प्रोडक्ट है, लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम है, ओवर टाइम कवर्ड the injured person है, fines including court है, compensation payable to the victims. Indirect cost में investigation time, lost employee morals and cost of additional control measures, compliance with enforcement notices। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसमें नहीं था। इसका मतलब ये होता है जो enforcement एजेंसीज होती हैं उनकी तरफ से जो नोटिसेस आएंगी उनका पालन करना होगा, और कब तक क्या नोटिस आएंगी, क्या टाइम स्केल मिलेगा, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एंड retraining additional employees for example cover। यहाँ ये वाला पॉइंट हम समझा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब जो दुर्घटनाएं हुई जिससे 10 वर्कर अब absent होना शुरू हो गए, तो हो सकता है कि हमको 10 वर्कर की जगह को भरने के लिए फिर से 10 वर्कर नया हमको लाना पड़ेगा, और जब 10 वर्कर हम नया लाएंगे तो डेफिनेटली उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग जब देंगे तो ट्रेनिंग के साथ साथ वर्कर के पीछे फिर हमको एडिशनल कुछ और भी कॉस्ट खर्च होंगे। तो ये सारे हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट अंदर जाते हैं। डैमेज कस्टमर रिलेशनशिप, डैमेज पब्लिक रिलेशंस। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट समझाने की कोशिश किया है। बहरहाल अगर किसी तरह का कमेंट हो या कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Thank you so much for listening, watching, and subscribing my channel.